हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में बात करेंगे, उनके बेसिक्स के बारे में, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स और कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं उनमें, क्या क्या उनके पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है इस कॉन्टेक्स्ट में वो है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए बेसिकली सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें जिनमें न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जनरली कोइल्ड फॉर्म में प्रोटीन्स जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ कोइल्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं और अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तब हम उसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं जिसको हम, वहां पे भी सम पार्ट ऑफ इट इज प्रेजेंट, जब हम इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कुछ पार्ट इसका प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जनरली एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के फॉर्म में। आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में जब डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो न्यूक्लियस में ही आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आरएनए को फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, प्रोटीन्स बनाना है, तो ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में जो आरएनए है वो प्रेजेंट होता है, डिफरेंट उसके फॉर्म्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में जिनका रोल होता है। ये सब हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा ये कुछ कुछ पोर्शन इसका राइबोसोम्स में भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो कि हमारी प्रोटीन मेकिंग मेकिंग मशीनरी है सेल की, वहां पे प्रेजेंट होता है ये राइबोसोमल आरएनए के फॉर्म में। तो बेसिकली डीएनए कहाँ प्रेजेंट हो गया? न्यूक्लियस में, मेजरली न्यूक्लियर डीएनए के फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, और प्रोकैरियोट्स के केस में ये प्रेजेंट है कहाँ पर? जहाँ साइटोप्लाज्म में एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के फॉर्म में। वाइल आरएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, मेजरली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और सम पार्ट इज प्रेजेंट इन दी राइबोसोम्स। सो ये डीएनए और आरएनए का प्रेजेंस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। डीएनए का जो मेजर फंक्शन है वो है, ये कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। न्यूक्लिक एसिड का के बारे में आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है इसका। तो डीएनए जो है वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और डीएनए बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनाता है आरएनए, और उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स बनते हैं। और वही प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारे ट्रेट्स हैं, उन सबके फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। हमारी हाइट कैसी है, हमारा स्किन टाइप कैसा है, हमारा कलर कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम डिटरमाइन होते हैं, इधर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन होता है, वो सब प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं। और अल्टीमेटली ऑब्वियसली डीएनए के थ्रू ही वहां तक हम पहुंचते हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के फॉर्म में। और डीएनए हर बार क्या होता है, जब भी सेल डिवीजन होता है तो डीएनए हर बार रेप्लिकेट करता है, ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं डीएनए की, तो हम ब्रॉडली इस तरह से इनको समझ सकते हैं। अब हिस्ट्री क्या है डीएनए की, कहाँ से शुरू हुआ? तो 1866 में सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने, जो उनके बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उन्होंने पी प्लांट्स के साथ किए थे, जिनमें उन्होंने कॉम्बिनेशंस देखे थे पी प्लांट्स के करके, और फिर उनकी फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कहाँ से ये पूरा शुरू हुआ। तो वहां से उन्होंने जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे थे, उन्होंने उसको नाम दे दिया फैक्टर्स, कि जो इनहेरिटेंस को लेके जा रहे हैं वो फैक्टर्स हैं। उस समय तक डीएनए नाम नहीं दिया गया था। उसके बाद 1871 में डीएनए सबसे पहली बार आइडेंटिफाई और आइसोलेट किया फ्रेडरिक मिशर ने। फिर 1950s में मॉरिस विल्किंस, रोजलिंड फ्रैंकलिन, फ्रांसिस क्रिक और वाटसन क्रिक, इन सब ने मिलकर के डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, उसके केमिकल स्ट्रक्चर की डिटेल्स दी, जिससे कि एक नई ब्रांच शुरू हो गई साइंस की, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर उसके बाद में बोला जाने लगा। डिटेल्स आगे बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। फिर 1953 में वाटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का,
और और ये प्रूव हुआ कि जीन्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं हमारी हेरिडिटी को। 1957 में आर्थर कॉर्नबर्ग जो ने सबसे पहली बार डीएनए को टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस किया। फिर 1963 में फ्रेडरिक सैंगर ने सीक्वेंसिंग का प्रोसीजर डेवलप किया जिससे डीएनए सीक्वेंसिंग की जा सकी, जो बाद में धीरे धीरे करके अल्टीमेटली ह्यूमन जीनोम जिसकी वजह से डिसिफर हुआ। और हमें पता चला कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें 3.2 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, और वो बहुत एक अलग नया फील्ड, उससे बहुत सारी नई चीजें, उससे नए वेन्यूज खुल गए। पर यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो बहुत आगे नहीं जा रहे हैं। 1966 में फिर जेनेटिक कोड डिस्कवर हुआ। क्या है जेनेटिक कोड, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस जेनेटिक कोड को डिटरमाइन करने के बाद क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डीएनए की थी वो प्रिडिक्ट की जाने लगी, समझी जाने लगी, और जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह इस तरीके की ब्रांचेस डेवलप हो गई। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात शुरू करें, कि कहाँ से बेसिकली स्ट्रक्चर जो आया डीएनए का, किस तरह से डिटरमाइन हुआ स्ट्रक्चर, तो उसमें एक सबसे बड़ा रोल है शारगाफ्स रूल का, जो जिसे हम इक्विवेलेंस रूल भी कहते हैं, जो इरविन शारगाफ ने दिया था। तो इरविन शारगाफ ने ये बताया कि जो अमाउंट है 4 बेसिस की, जो डीएनए के 4 बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनके बारे में बताएंगे बाद में भी। अभी मैं सिर्फ ये इस रूल के बारे में बता देती हूँ। इन बेसिस की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, वो इक्वल होती है। यानी कि एक बॉडी में या सोमेटिक सेल में जनरली ए टी के इक्वल होगा, जी सी के इक्वल होगा, और एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। और ये जो बेसिस होते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनको बाद में वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना गया। जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ 2 वाटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिर उसके बाद डिस्कवरी डीएनए स्ट्रक्चर की कैसे हुई, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है रोजलिन फ्रैंकलिन का। रोजलिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ लिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ लिया डीएनए क्रिस्टल्स का। सबसे पहले 1950s में, अर्ली 1950s में, 50s में, जब उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की और डिसिफर करने की कोशिश की। और उनका जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ था, जो पिक्चर यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही है आपको, ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ था, इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ की मदद से फाइनली वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया। अल्टीमेटली जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया। तो ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, वाटसन एंड क्रिक इसके साथ है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये डबल हेलिकल डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ जो बेसेस हैं उसमें कॉम्प्लीमेंटारिटी में रहते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज हैं डबल हेलिकल मॉडल की, जो अभी जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आएगा आगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने इस तरह से एक डबल हेलिकल मॉडल दिया। इस डबल हेलिकल मॉडल के कॉम्पोजिशंस के बारे में पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो प्रेजेंट है। एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली स्टोर करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, 2 तरीके के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर्स बेसिकली जिन मोनोमर्स से बने होते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फोरिक एसिड होगा। इन तीनों से मिलके न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली एक मोनोमर है जो अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके फाइनली पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पॉलीमर को हम डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है बात हमारी कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, वो नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स और pyrimidines। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। ये जो नीचे 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, एडेनिन और ग्वानिन, डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है। और पिरिमिडीन्स में होते हैं साइटोसिन, थाइमिन
और यूरेसिल। और थाइमीन होता है सिर्फ डीएनए के केस में, आरएनए के केस में थाइमीन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल। तो डीएनए के केस में होगा साइटोसिन और थाइमीन, और आरएनए के केस में होगा साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये नाइट्रोजनस बेसेस हो गए हमारे पास, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। डीएनए और आरएनए में एक कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट हो गया शुगर्स का, जो शुगर्स पेंटोज शुगर्स होती हैं। तो आरएनए में राइबोज शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर में और डीऑक्सी राइबोज शुगर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि 2' पोजीशन पे हम इनको जो नंबरिंग करते हैं वो प्राइम करके करते हैं, 1', 2', 3', 4', 5'। तो ये जो नंबरिंग है उसके हिसाब से 2' जो पोजीशन है उसमें OH ग्रुप होता है राइबोज में, जबकि डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ हाइड्रोजन है, OH ग्रुप नहीं है। तो उसके बेसिस पे इनको हम ये नाम दिया देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंपोनेंट, शुगर, पेंटोज शुगर, जो डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट हैं, बेसिक कंपोनेंट है। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं तीन चीजों का, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। तो और जो जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक बेस है और शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री components: heterocyclic base, sugar and phosphoric acid, while nucleoside has only two components. That's the difference. So जब आप nomenclature की बात करते हैं इनके, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के, तो अगर आप ये टेबल देखेंगे, एडेनिन अगर है, हम अगर आरएनए या डीएनए में कैटेगराइज करें तो न्यूक्लियोसाइड होगा तो एडिनोसिन, एंड न्यूक्लियोटाइड होगा तो एडेनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। लाइकवाइज ग्वानिन के केस में ग्वानोसिन, ग्वानोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन के केस में इट विल बी साइटिडीन, यूरेसिल के केस में इट विल बी यूरेडिन। तो इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर डीएनए और आरएनए में करेंगे। आरएनए है तो यूरेसिल है, डीएनए है तो थाइमीन है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, आप किसको बोल रहे हैं, आपकी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपकी एनर्जी करेंसी है बॉडी की। अब वो कैसे बनती है आपकी एनर्जी करेंसी बॉडी की? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया जिसमें एडेनिन है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फोरिक एसिड है। अगर इसमें आप एक और फॉस्फेट ग्रुप डाल देंगे, फॉस्फोरिक एसिड लगा देंगे, तो ये बन जाएगा टाइफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, विच इज बेसिकली एडिनोसिन 5' ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें तीन फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये भी न्यूक्लियोटाइड से ही आपके बन रही है। न्यूक्लियोटाइड में आप एक एक फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते जा रहे हैं, बॉन्डिंग होती जा रही है और फाइनली आपका ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एटीपी जो है वो मेजर एनर्जी करेंसी है। अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लिक एसिड, अगर उसकी बात करें तो बेसिकली अब तक आपको पता चल गया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एक एस्टर बॉन्ड बना करके। यहाँ पे यू कैन सी दिस ओ, दिस इज योर एस्टर बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्योंकि जब आपको पॉलीमर बनाना है तो ऑब्वियसली आपको एक मोनोमर को दूसरे को तीसरे को चौथे से जोड़ना है, तभी आपका पॉलीमर बनेगा, तभी आपका डीएनए मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा। तो आपको ये बॉन्डिंग समझने की जरूरत है। और इस बॉन्डिंग में यू शुड अंडरस्टैंड कि जो एक शुगर मॉलिक्यूल है उसके 3' पोजीशन पे जो O ग्रुप है वो आपका फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा, और दूसरा जो एंड है उस एंड पे फिर दोबारा से सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। तो एक एंड पे 5' पे हमेशा ही आपका फ्री फ्री जो है 5' फॉस्फेट ग्रुप होगा, और दूसरे एंड पे 3' पोजीशन पे आपका हमेशा ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप डीएनए स्ट्रैंड की बात करेंगे तो आप उसको 5' से 3' पोजीशन की बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 5', 3' ये सब कहाँ से वर्ड्स आ रहे हैं। 5' इसलिए आ रहा है क्योंकि एक एंड पे, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन आप होने के बाद जो एंड आपका फ्री बचा है वो फ्री 5' फॉस्फेट है, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे जुड़ने के बाद जो दूसरा एंड फ्री बचा है वो है आपका फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
तो इस तरह से 3' और 5' पोजीशन ये नाम आए। ना अगर हमको इन्हें रीड करना है तो हम कैसे रीड करते हैं? एक पॉलीमर बन गया, तो एक पॉलीमर बनने के बाद अगर हमें बनाना है तो ये बेसिकली एक यूनिट है। दिस इज वन यूनिट जो एडेनिन के साथ है, दिस इज सेकेंड यूनिट जो साइटोसिन के साथ है, दिस इज थर्ड यूनिट जो ग्वानिन के साथ है, दिस इज फोर्थ यूनिट जो थायमिन के साथ है। ऐसे करके आपके पॉलीमर बनते जा रहे हैं। एक एक मोनोमर जो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में है वो जुड़ता चला जा रहा है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं? रीड करने का तरीका ये है, दिस इज नॉट प्राइमरी, ये इसको करेक्ट करना है। प्राइमर इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये जो डैश यहाँ पे बना हुआ है ये प्राइम है बेसिकली। तो प्राइम लिखने के लिए आपको सिंबल्स में जाके आपको इसको करेक्ट करना होगा। तो ये जो आपका सीक्वेंस अगर पढ़ा जाएगा तो ये सीक्वेंस ऐसे हो गया, 5' ACGT, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड हो गया। जो इसको अगर हमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखना हो तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये आपका आरएनए मॉलिक्यूल है, ये इमीडिएटली आप जैसे ही देखते हैं यूरेसिल, आपको समझ आ जाता है कि ये आपका आरएनए मॉलिक्यूल है। तो आरएनए मॉलिक्यूल में इसमें 4 बेसेस ये जोड़ के दिखाए हुए हैं, मतलब 4 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें जुड़े हुए हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के यहाँ पे दिख रहे हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, और ये 3'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। तो आरएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो बन गया है। सिमिलरली आप डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। द ओनली डिफरेंस विल बी यूरेसिल की जगह पे थाइमीन आएगा। यहाँ पे भी 5' क्यों है? क्योंकि आपका फ्री 5' एंड पे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है और 3' एंड पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या है, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि वो डबल हेलिक्स होगा नेचर में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो कि दोनों जो स्ट्रैंड होंगे वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, रन करेंगे। एक 5' से 3' है तो दूसरा 3' से 5' होगा। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो बेसेस होंगे वो स्टेप लाइक बेस पेयर्स में होंगे। अभी स्ट्रक्चर में आपको मैं बता दूंगी कहाँ पर। तो स्टेप की तरह, जैसे स्टेयर केस में होता है उस तरह से एक के ऊपर एक बेस पेयर्स अरेंज होंगे। जो बेस पेयर्स बने होंगे वो वाटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बने होंगे। और जब पेयरिंग हो रही है बेसिस में दो स्ट्रैंड्स के बीच में, तो बहुत ही स्पेसिफिक पेयरिंग होती है। वो अभी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड करेगा और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडेनिन और थाइमिन के बीच में और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। और पेयरिंग जो होगी उसमें एक प्यूरिन pyrimidine के साथ बाइंड करेगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा फाइनली इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जिसे हम डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं डीएनए का, जिसमें ये एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के साथ दो, ये डैश 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 वाला जो आपको ये दिख रहा है लाइन, ये डिटरमाइन कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज योर ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो क्लियरली आपको दिख रहा है, एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन है जो रिबन की तरह आपको दिखाई पड़ रहा है वायलेट कलर में, दिस इज योर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अभी जो केमिकल स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें शुगर और फॉस्फेट जो था वो यहाँ है। और बेसिस क्या होता है? बेसिस अंदर की तरफ चले जाते हैं इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में और एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देते हैं। ये पूरा एक रिबन का एक जो टर्न है, दिस इज वन हेलिकल टर्न, इसको हम एक हेलिकल टर्न कहते हैं। और एक, जैसा मैंने अभी बताया कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, तो 5' से 3' डायरेक्शन में एक रन हो रहा है और 3' से 5' डायरेक्शन में दूसरा स्ट्रैंड रन हो रहा है। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया, एंटी पैरेलल हो गया एक दूसरे के, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। तीसरी चीज है बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। और हमेशा जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है वो मेंटेन हो रही है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी या कॉम्प्लीमेंट्री। एक दूसरे के बेस पेयर्स हैं, एडेनिन के अपोजिट थाइमीन और ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन। सो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि शुगर फॉस्फेट हमेशा जो है बैकबोन बनाएगा और बेसेस हमेशा इंटरनल साइड पे स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होंगे। ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में सारी बात हो गई। अब लेट्स कम टू आरएनए मॉलिक्यूल। तो आरएनए इज योर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगेन सेम चीजें हम सारी बात कर चुके हैं तो उसके बारे में नहीं जाएंगे। इसके कॉम्पोजिशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी राइबोज शुगर है, न्यूक्लियोटाइड्स है। और न्यूक्लियोटाइड में उसके राइबोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेसिस है। फंक्शन क्या है अब आरएनए का, ये आपको पता होना चाहिए। वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आरएनए से बेसिकली क्या हो रहा है,
फाइनली जो है प्रोटीन्स बन रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन रहा है, और वही प्रोटीन अल्टीमेटली जो भी हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शन हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो बेसिकली उन्हीं के थ्रू हो रहे हैं। तो इसीलिए आरएनए इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। तो डिफरेंस जो बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक बेसिस में है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें थायमीन नहीं होता है, इसमें यूरेसिल होता है। तो अब टाइप्स की बात करते हैं। आरएनए के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों के अब्रिविएशंस ये हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। टोटल जो परसेंटेज है इनकी, परसेंटेज सेल में कितनी है, मैक्सिमम अमाउंट जो प्रेजेंट होती है वो राइबोसोमल आरएनए की होती है, 75%, फिर मैसेंजर आरएनए और फिर ट्रांसफर आरएनए। जो मेजर कंपोनेंट है इसका मतलब वो है हमारा राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए कैरी करता है इंफॉर्मेशन, जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है डीएनए से लेकर के राइबोसोम तक लेके जाता है मैसेंजर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स लेके जाता है राइबोसोम तक, जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। थोड़ा सा अभी आगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन सब की हैं तो आपको समझ आ जाएगा। मैसेंजर आरएनए, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कैरी करता है जेनेटिक कोड को, या बेसिकली जो कॉपीज हैं डीएनए इंस्ट्रक्शंस की कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो मैसेंजर आरएनए बताता है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए बेसिकली जो मॉलिक्यूल है, मैसेंजर आरएनए को इसलिए ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बेसिकली डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोटीन बनने वाला है, और वो क्या करेक्ट होना चाहिए उसका फॉर्मेशन, वो मैसेंजर आरएनए बताता है। इसके बारे में अब डिटेल में अगर समझना है तो थोड़ा सा डीएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जाना होगा, वो किसी और दूसरे वीडियो में मैं आपसे शेयर कर लूंगी। तो ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस है जिसमें जिसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा इसका फंक्शन। राइबोसोमल जो आरएनए है, वो राइबोसोमल आरएनए बेसिकली जो प्रेजेंट होता है वो राइबोसोम्स पे धीरे धीरे करके जो राइबोसोम्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ट्रांसलेशन के बाद, तो राइबोसोमल आरएनए बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ मिल करके राइबोसोम बना देता है, जिसके कि दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट। और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो इन दोनों सब यूनिट्स के बीच में ही बैठ कर मैसेंजर आरएनए बेसिकली बैठ जाता है, उसके बीच में आ जाता है, और उसके बाद फिर ट्रांसफर आरएनए जैसे जैसे करके अमीनो एसिड्स ले लेके आते रहते हैं, वैसे वैसे प्रोटीन फॉर्मेशन होता जाता है। तो ट्रांसलेशन के बारे में अभी डिटेल में बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक्स बताना चाह रही हूँ आपको डीएनए और आरएनए के बारे में। तो ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। तो क्योंकि ये क्लोव्स की तरह से दिखता है, तो इसमें जो इसका जो ये वाला एंड है, जो नीचे वाला एंड है, जिसमें आप एंटी कोडॉन लिखा हुआ देख रहे हैं, एंटी कोडॉन लूप है, मैसेंजर आरएनए इसी को डिटरमाइन करके, इसी को देख करके फाइनली मैसेंजर आरएनए ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा अमीनो एसिड हमें नेक्स्ट लेकर आना है, उसे कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है। तो वो मैसेज उसे यहीं से मिलता है, वो मैसेज यहीं से कन्वे करता है किसको, ट्रांसफर आरएनए को देख करके, कि ट्रांसफर आरएनए को कौन सा अमीनो एसिड है जो लाना है, जिससे कि फर्दर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। तो ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इस तरीके का क्लोवर लीफ मॉडल का की तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसफर आरएनए और सो बेसिकली तीनों तरीके के आरएनए आपको मैंने बता दिए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। इन तीनों के बारे में अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है, डीएनए ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जो सेलुलर प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम चीजें उसमें से क्लियर हो जाएंगी। अब हमने डीएनए और आरएनए के बेसिक्स पढ़ लिए। नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। कुछ डिफरेंसेस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे शुगर मोइटी, एक में डीऑक्सीराइबोज है, दूसरे में राइबोज है। बेसिस के बारे में क्लियरली हमने बात कर लिया, एक में थायमिन है, दूसरे में यूरेसिल है। हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए ओबे करता है शारगाफ्स रूल को, जो हमने बताया था, एडेनिन थायमिन के इक्वल और ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होगा। लेकिन आरएनए ये फॉलो नहीं करता शारगाफ्स रूल। डीएनए के जो बेसिस होते हैं वो मॉडिफाई नहीं होते, आरएनए में बेसिस मॉडिफाइड होते हैं। डीएनए ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और बहुत इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है किसी भी अल्कली से। ऑन द कॉन्ट्रेरी आरएनए जो होता है वो काफी अनस्टेबल होता है और हाइड्रोलाइज हो जाता है।
डीएनए जो है वो उसका कंटेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है सेल्स में, एक्सेप्ट सेल डिवीजन में इट कैन चेंज बट अदरवाइज इट्स कंटेंट इज कांस्टेंट। जबकि आरएनए का जो है वो वेरी करता है कंटेंट। लाइफ टाइम जो है डीएनए का वो कंपैरेटिवली हाई है, आरएनए शॉर्ट लिव्ड है। डीएनए जो कोई भी नेचुरल डीएनए कैटालिटिक नहीं है, जबकि आरएनए कैटालिटिक भी होता है। तो और प्रेजेंस आपको हमने फर्स्ट स्लाइड में ही बता दी थी कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, साइटोसोल, इन सब जगह पे प्रेजेंट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर। एक कुछ दो तीन चार छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स आप थोड़ा सा पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ए एन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए और आरएनए। ऑब्वियसली इट्स डीएनए। The following is a monomer of DNA: amino acid, hydrogen bond, protein, nucleotide. So nucleotide. How many different types of RNA are involved in protein? So आपको ऑलरेडी पता है तीन टाइप के आरएनए होते हैं. Which of the following have hydrogen bonds between nitrogenous bases? You already know that hydrogen bonds किसमें प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. Which of the following represent the initials for following tRNA, rRNA and messenger RNA? ये आपको पता है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए. Which of the following is found in both डीएनए एंड आरएनए? तो डीएनए और आरएनए दोनों में आपको क्या मिलेगा? दोनों में ही फॉस्फेट ग्रुप होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा. ये कॉमन एलिमेंट्स हैं. So that's all for today. Oh, we have one more question. Which of the following describes the structure of DNA? So it is a double-stranded helical molecule or helix. That's all for today. I hope आपको डीएनए के बेसिक्स और आरएनए के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे. एंड कुछ और अगर आपको इसके बारे में जानना है या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको जानना है तो प्लीज डू लेट मी नो. विश यू ऑल अ हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.